गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। देख रहे हैं अक्षर, इन लोग ऐसी बदमाशी करते हैं। चलिए बहुत दिन से रिकॉर्डिंग रुका हुआ था, है ना। क्लास 11th फिजिक्स स्टार्ट, लगभग हमारा कोर्स अब 25% बचा होगा, है ना। बाकी 75% हमारा कंप्लीट है। तो बर्नौली का जो थ्योरम है, आपके 11th क्लास का जो मोस्ट एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड की बात करें चाहे सीजी बोर्ड की बात करें, दोनों के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रही बात सीबीएसई के, इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है इसमें बर्नौलीज के, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, भर भर के क्वेश्चन आता है कहना चाहिए इसमें, सीबीएसई वालों में। और बोर्ड आपके सीजी वाले में क्या होता है कि डायरेक्ट इसको प्रूव करने के लिए दिया जाता है, उसको प्रूव करना है और एक आध उसका एप्लीकेशन बनाना है, देन सफिशिएंट इतना। चलिए स्टार्ट करते हैं बर्नौली का प्रमेय। बर्नौली का थ्योरम क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे डेली लाइफ से, ठीक है। तो बर्नौली का जो एक्सपेरिमेंट है, बर्नौली साहब का जो अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है, वो आज के हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले इसका सिस्टमेटिक हम लोग वो कर लेते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन, साइंटिस्ट नेम, है ना, डायग्राम, ईयर, फिर इसको प्रूव करके देखेंगे, है ना। प्रूव करने के बाद फिर आएंगे इसके एप्लीकेशन पार्ट में, फिर वहाँ पर वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। बताने के लिए बहुत सारा है इसमें, बहुत सारा चीज़ बताने के लिए। मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि एकदम एग्जैक्ट फिजिक्स का जो प्योर फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपके बीच डिलीवर कर सकूँ, ठीक है। बहुत कम इधर उधर का डेरिवेशन कैलकुलेशन ना जोड़ते हुए मैं डायरेक्ट आप लोग से जोड़ूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। इसको बोलते हैं बर्नौली का प्रमेय। तो साइंटिस्ट का नाम है डेनियल बर्नौली, इसको ध्यान में रखेंगे। इसका जो ईयर याद रखना कब से कब तक थे, 1700 to 1782, ठीक है। ये जो साइंटिस्ट है वो स्विट्जरलैंड के थे। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के, ठीक। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। स्विट्जरलैंड में एक जगह है क्या, स्टॉकहोम, नाम सुने हो? चलो इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। वो नोबेल प्राइज वाला था, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल के नाम से नोबेल प्राइज दिया जाता है, ठीक है। उसके मरणोपरांत दिया जाता है। वो उनके पास चीज संपत्ति भयंकर सारा था। किसके पास? अल्फ्रेड नोबेल, जो डायनामाइट का खोज किया था, फर्स्ट चैप्टर में देखे हैं। डायनामाइट का खोज किया था अल्फ्रेड नोबेल साहब ने। तो उनका ना तो शादी हुआ था, ना बीवी बच्चे कोई नहीं थे, तो भरपूर संपत्ति था। तो उन्हीं के नाम से ना आज नोबेल प्राइज मिलता है, ठीक है। मरणोपरांत, मरने के उपरांत क्यों? क्योंकि भाई उसके चीज को खाने वाला कोई नहीं है लास्ट में, ठीक है। तो मैं मर जाऊंगा उसके बाद देना बोले थे, ठीक। ये चैप्टर में कभी आएगा तो और अच्छा डिटेल से एकदम मस्त कहानी बताऊंगा। अभी हम लोग देख रहे हैं, इसमें याद रखिएगा बर्नौलीज में साइंटिस्ट का नाम क्या है? डेनियल बर्नौली। कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के, ठीक है। इसका ईयर ड्यूरेशन याद रखना, कहाँ से कहाँ तक? 1700 to 1782, ठीक। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज याद रखना, ये क्या क्या चीज पे डेरिवेट किया। पहला तो हमारा चाल था, ऊंचाई था, और एक क्या था जी? हाँ, दाब, ठीक। यानी ये हमारे वेलोसिटी की बात करेगा, यानी स्पीड की बात करेंगे। इसकी स्पीड के बाद क्या बात करेंगे? हाइट एंड प्रेशर, ठीक। ये तीन चीजों पे जो रिलेशन बताया है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बर्नौलीज का थ्योरम, ठीक है। और ये जो होता है वो आइडियल फ्लूइड पे वर्क करता है। किस पे? आइडियल फ्लूइड पे। आइडियल फ्लूइड मतलब आदर्श तरल पर काम करता है। और एक और चीज बोला गया, आदर्श तरल बोलने का मतलब क्या हुआ जी? अभी पिछले लेक्चर में पढ़े थे हम लोग, जिसमें नॉन विस्कस फोर्स, दैट इज व्हाट? अश्यान बल, ठीक है। अश्यान बल होगा। और इसमें एक चीज और क्या होगा? इनकम्प्रेसिबल,
इनकम्प्रेसिबल, उसमें टेबल में कोई नहीं रखेगा ना पैर, कैमरा नहीं धड़ से गिरेगा। चल रही क्या? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इसको बोलते हैं असंपीड्यता। इधर लगेगा मस्ते, इसको भी लगे पीड्यता। ठीक है, ये दो कंडीशन फॉलो करेगा तभी वो क्या कहलाएगा, आइडियल फ्लूइड। ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस कर चुका हूं। तो जहां पर बर्नौलीज की थ्योरम की बात आएगी, आइडियल फ्लूइड में जो हमारा नॉन विस्कस है ना, और नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, दैट इज वो फॉलो कर रहे किसका, आइडियल फ्लूइड का। करेक्ट है यहां तक? ठीक, एक और चीज इसमें फॉलो होता है वो है एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ। क्या है हमारा? एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये सब जान रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसमें क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में? करेक्ट है ना। तो यही चीज देखना है इसमें कि ओवरऑल कैसे आउटपुट बना रहता है। और इसका जो यदि हम डेफिनेशन देखें तो कोई एक हमारा जो दो धारा रेखी प्रवाह पड़े हैं, एक टर्बुलेंट और एक स्ट्रीम लाइन। ठीक है, तो ये जो वर्क करेगा वो हमारा क्या है, स्ट्रीम लाइन पे वर्क करेगा, मतलब धारा रेखी। धारा रेखी मतलब जो द्रव बहेगा वो कैसा रहेगा, धारा रेखी, स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम लाइन फ्लो। ठीक है, स्ट्रीम लाइन फ्लो होना चाहिए, सीधा सीधा बहना चाहिए। ठीक है, एक तो इसका डेफिनेशन यदि देखेंगे तो क्या हो जाएगा, किसी बहते हुए द्रव में, ठीक है, जो बर्नौली का थ्योरम कब एप्लीकेबल होगा, या तो वो कंप्लीटली आदर्श गैस के आदर्श द्रव की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा और एनर्जी कंजर्वेशन को लॉ लगेगा। और इसका जो कंप्लीट जो एनर्जीज है वो तीन एनर्जी पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारा प्रेशर एनर्जी होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए। वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, क्या क्या मैं बोला, एक हो जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी प्लस सीक्वेंस वाइज लिखते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा प्रेशर, प्रेशर के बाद होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, ना लिख करके काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, प्लस ये हो जाता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। इसके रिलेशन को बताने वाले को बोलते हैं क्या, बर्नौलीज थ्योरम। एक शॉर्ट चीज था यहाँ पर, जिसमें आपके दिमाग में इतना चीज तो आना ही चाहिए, इतना चीज एकदम रेडीमेड हमेशा रहना चाहिए, तब बर्नौली के प्रमेय को आप अच्छे समझ पाएंगे। ठीक है, कौन कौन सी एनर्जी होना चाहिए, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, क्या होना, कंप्लीटली कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब किसी हुए बहते हुए द्रव में तीन प्रकार की ऊर्जा होती है ना। शुरुआत में हम लोग देखे हैं, इसमें स्पीड, हाइट और प्रेशर। स्पीड, हाइट और, भाई कोई फ्लूइड बह रहा है उसका स्पीड होगा, श्योर है, स्पीड होगा, हाइट होगा, प्रेशर होगा। ठीक है, लेकिन रिलेशन बताएगा और उसको कांस्टेंट, हम लोग कंप्लीटली कांस्टेंट रहेगा। कौन कौन सा, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग जानते हैं इसका, यदि हम फॉर्मूला लिखें तो यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रेशर को P से प्लस काइनेटिक एनर्जी जो होता है हाफ, है ना, dV² प्लस dGH इज इक्वल टू नियतांक, नियत। ठीक है, या कांस्टेंट। देखिए यहाँ पर मैं D लिखा हूं तो इसका डेफिनेशन एक बार फिर से अब चेंज हो जाता है, ये हो जाता है एकांक आयतन में, एकांक आयतन में, एकांक आयतन में। ठीक, एकांक आयतन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल से मैं समझा रहा हूं, ये क्या है, तब और मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, इसमें पर यूनिट वॉल्यूम की। तो पर यूनिट वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को थोड़ा एक बार अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पर, देखिए, फिर यहाँ से फिर मैं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि एक टर्म आ गया ना इसको, क्योंकि अभी इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तीनों एनर्जीज का हम पर यूनिट मास, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वेट,
ठीक है, द्रव्यमान, आयतन, भार, तीनों के रिस्पेक्ट में निकालेंगे और तीनों एनर्जीज का निकालेंगे। 5 मिनट का समय लगेगा, मैं इसको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं एनर्जीज ऑफ, चल रहे एनर्जीज ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड्स। ठीक, फर्स्ट जो ले रहा हूं मैं वो है हमारा, उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, हिंदी में बोलते हैं क्या? गतिज ऊर्जा। ठीक, काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, हाफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। हियर m इज मास एंड v इज व्हाट? वेलोसिटी। करेक्ट। यहां से कंटिन्यू बाद में करूंगा, पहले पर यूनिट के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ रहे हैं। ब्लैक बोर्ड मेरा थोड़ा छोटा पड़ रहा है तो, और बड़ा बड़ा करके बहुत सारा लिख के बताना चाहिए था। तो यहां पर अपन पहले वाले केस 1 में देखेंगे, केस 1। ठीक है, केस 1 में ये रहेगा कि पर यूनिट एकांक द्रव्यमान में लेते हैं, एकांक द्रव्यमान में। जहां पर यूनिट की बात करते हैं, एकांक की बात करते हैं, उसको उससे डिवाइड करते हैं। तो एकांक द्रव्यमान की बात करेंगे, पर यूनिट मास की बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, हाफ mv² अपॉन m। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ v²। ये हो गया केस 1। ठीक है, अब देखेंगे हमारा केस नंबर 2। इसमें देखेंगे पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, पर यूनिट वॉल्यूम में क्या हो जाएगा हमारा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² अपॉन v। देखिए ये स्मॉल v वेलोसिटी है, ये कैपिटल V क्या है, वॉल्यूम, आयतन है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। उसमें दिखाई दे रहा है, कैमरे में आ रहा है ना, चल रहा है ना वीडियो, क्या हो रहा है, वो छोड़ो ना उधर। द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम इज व्हाट, डेंसिटी को यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, डी में। ठीक है, बहुत सारे बुक में, आपके एनसीईआरटी बुक में या फिर आपके सीजी वाले बुक में नोटेशन कोई दिक्कत नहीं है, आप सिग्मा भी लिख सकते हो या डी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर डेंसिटी, कॉन्सेप्ट ये है कि डेंसिटी है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये हम लोग फार्मूला जानते हैं, यहाँ पर यदि वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम का हाफ dv²। करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया, हाँ, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए। ठीक, केस नंबर 3, केस नंबर 3 ये हो जाएगा पर यूनिट वेट। ठीक है, यानी भार, भार क्या हो जाता है, mg। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² अपॉन mg। m से m कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, हाफ v² अपॉन g। तो ये किसके निकल जाएगा, कई बार इसका प्रेशर हेड भी निकाला जाता है, वॉल्यूम हेड भी निकाला जाता है। ठीक है, ये जो लास्ट में आता है, जहां हम डिस्टेंस जी आता है, एच हाइट पर कोई वस्तु है ना, जहां पर जी एप्लीकेबल होता है उसमें हेड वर्ड यूज करते हैं, प्रेशर हेड, वॉल्यूम हेड, ठीक है, मास हेड। तो इस प्रकार से ये जो लास्ट वाला है इसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए। अब हम देख रहे हैं किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, mgh। क्या होता है हमारा, mgh। ये कब एप्लीकेबल होता है, जब कोई m मास का जो फ्लूइड है, ठीक है, h ऊंचाई से गिरा रहे हैं, तो उस कंडीशन पे हमारा क्या हो जाएगा, g की वैल्यू। ठीक,
शोले पिक्चर में धर्मेंद्र जो है टंकी में चढ़ जाता है, ठीक है। टंकी में चढ़ने के बाद वो गिरूंगा ऐसा बोलता है, वहां से कूदूंगा करके। भले वो उसके अंदर जो क्या बोलते हैं नशा, जो मादकता है, ठीक है, जो भी अल्कोहल लिया हुआ है, उसके कारण भले उसका शरीर झूम रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके अंदर में एक पोटेंशियल है, तो उसके शरीर में एक पोटेंशियल है, ये उसको धक्का मारूंगा तो ऐसे करके गिरेगा वो, ठीक है कि नहीं, ठीक है। भले बोल रहा है वो अलग चीज है अल्कोहल के कारण, लेकिन उसके अंदर भी क्या है, पोटेंशियल है। मतलब एच हाइट में जैसे उसको गिराऊंगा तो जी की वैल्यू क्या है, बढ़ते जाती है। जैसे ऊपर से नीचे आती जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होते जाएगा, घटते जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक। अब इसमें निकालेंगे केस वन। केस वन में क्या हमारा, केस वन में क्या हो जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम को निकालते हैं पहले, पर यूनिट वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच अपॉन वी। कैपिटल वी है ना ये, दिस इज व्हाट कैपिटल वी हियर, वी इज वॉल्यूम, ठीक। एंड ऑल द नोटेशंस आर क्लियर। एम इज मास, जी इज ग्रेविटी, एंड एच इज व्हाट हाइट, ओके। हियर देन अगेन mass upon volume is what, d. Here we use dgh, correct. Case number second, here mass में क्या हो जाएगा हमारा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच अपॉन एम, एम से एम कैंसल, जी एच, करेक्ट। केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड, ठीक। जितना मैं ब्लैक बोर्ड में बता रहा हूँ एकदम आपसे बनना चाहिए, एकदम इजी है ये, ठीक है। बर्नौली का प्रमेय मानव जीवन में रहने के लिए बहुत जरूरी है। मनुष्य जन्म लिए हो ना, तो हर इंसान को बर्नौली का प्रमेय आना चाहिए मानव जीवन में, ठीक है। जो केमिस्ट्री में वो पिपेट ब्यूरेट में जो पानी चढ़ता है उतरता है ना, वो भी इसी कॉन्सेप्ट से चलता है केमिस्ट्री के लैब में, ठीक है। अब एकदम ये नहीं करना है कि अब मजाक दादागिरी करना है, हमारा फिजिक्स ऐसा होता है, सबको बराबर मान सम्मान देते रहना है, ठीक है। उसका कुछ चीज हमारे कारण से होता है या हमारे कारण उसका कुछ होता है, तो सबका बराबर रहता है, ठीक है, क्लियर। हाँ तो वही समझना है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, भार के हिसाब से लेंगे, ठीक है, दैट इज भार मतलब वेट, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच अपॉन एम जी, एम जी कट गया तो क्या बचेगा, ये होता है हमारा अगेन प्रेशर हेड होगा, क्या है ये, क्या है, हेड है ना, प्रेशर हेड एच, ठीक है। प्रेशर हेड दिया है इसमें, ठीक है, वॉल्यूम हेड भी दिया हुआ है, ठीक है जी, बढ़े आगे। लास्ट, अब कौन सा वाला बच गया, कौन सी एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, ठीक। प्रेशर एनर्जी में केस वन, प्रेशर एनर्जी को पहले समझो, प्रेशर एनर्जी पहले निकालो क्या होता है। प्रेशर एनर्जी होता है हमारा, प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू होता है पीवी, क्या होता है, पीवी, ठीक है। पीवी को यदि हम डिवाइड करें तो इसका जो प्रेशर एनर्जी है वो फ्लूइड में बहने वाले एनर्जी के इक्वल होता है। जैसे कि प्रेशर इनटू, फार्मूला क्या होगा इसका, प्रेशर में, हाँ करेक्ट, बल गुणित विस्थापन, ठीक है। यहां पर देखो बल को मैं क्या लिख सकता हूं, बल को मैं क्या लिख सकता हूं, दाब बराबर क्या हो सकता है, दाब गुणित क्षेत्रफल, दाब गुणित क्षेत्रफल, दैट इज प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्टेंस, दैट इज विस्थापन, ठीक है। यहां तक ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा P, ये क्षेत्रफल हो गया, और एक उसको ऊंचाई ले लो, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, वॉल्यूम,
करेक्ट। यस सर। तो ये हमारा निकल गया क्या, प्रेशर एनर्जी। इसका केस नंबर 1 लो। केस नंबर 1 में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लेंगे तो क्या हो जाएगा, पी वी अपॉन वी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी। तो इसीलिए हम लोग बर्नौली के थ्योरम में क्या लिखे हैं, प्रति एकांक आयतन में तो पी लिया गया है। पर यूनिट वॉल्यूम में काइनेटिक एनर्जी क्या लिखा है, हाफ डी वी स्क्वायर। इसमें क्या लिया गया है, वॉल्यूम में डी जी एच। आ रहा है समझ में, यस सर। ये वॉल्यूम का है। इसी प्रकार आप मास का भी इक्वेशन बना सकते हो। इस आगे और करते हैं ना, ये किसके लिए हुआ, केस 1। केस सेकंड में हम लोग मास के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। तो मास में क्या हो जाएगा, पी वी अपॉन एम। अब यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, वी को नीचे डालो और फिर से मास अपॉन वॉल्यूम बन गया, ठीक है। मास अपॉन वॉल्यूम बन गया तो क्या लिख सकता हूँ, इसका तो उल्टा हो रहा है ना, ये देखिए इसको उल्टा, तो इसको क्या हो जाएगा, v अपॉन एम इज इक्वल टू 1 अपॉन डी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, p अपॉन डी। करेक्ट है, आ रहा है समझ में सबको, तो सो जा, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं। केस नंबर थर्ड में हम लोग लेंगे इसमें वेट का। वेट में लेंगे तो क्या हो जाएगा, पी वी अपॉन एम जी। अब देखो वी अपॉन एम को मैं क्या लिख सकता हूं, पी। तो ये पी अपॉन डी क्या ऐसा लिख सकता हूं, करेक्ट है। यहां तक किसी कोई दिक्कत, बढ़े आगे। बढ़ो, तो इसको मिटाना पड़ेगा, अगल बगल मिटाता हूं फिर मैं, इसमें पैर मत रखना, मिटा दे। अब मैं आपसे पूछूं, ये तो वॉल्यूम में हो गया, मास में यदि बोलूंगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, मास में इसमें क्या हो जाएगा, P डिवाइडेड बाय D पर यूनिट मास में। प्रेशर में देखो मास में क्या आया है, मास में P डिवाइडेड बाय D कहाँ है, ये मास, ये हो जाएगा P अपॉन डी प्लस हाफ V स्क्वायर हाफ वी स्क्वायर प्लस जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। समझ आ रहा है अक्षर, ठीक। ये हमारा हो गया इसके रिस्पेक्ट में, मास के रिस्पेक्ट में। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही के रिस्पेक्ट, सबके रहेगा ना। ये हो गया हमारा मास का निकल गया। अब वेट का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वेट में इसमें क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा पी अपॉन डी जी प्लस ये क्या हो जाएगा, हाफ V स्क्वायर अपॉन G ये हो जाएगा हाफ वी स्क्वायर अपॉन जी प्लस एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको समझ में नहीं आ रहा है भाई, क्यों, एक ही जगह चलो ठीक है यहाँ तक। तो मैं अब इसको भी मिटा दूं, इसको समझ चुके, इसके आगे लेके जा रहा हूं मैं, है ना। अब इसको प्रूव करने जा रहे हैं क्या होता है, इसको मिटा दें। चलो अब इसको प्रूफ को देखते हैं। प्रूफ में क्या है कि हम एक डायग्राम लिए हैं, इस डायग्राम में वन एंड इज ए एंड अनदर एंड इज बी, है ना। एक सिरा हमारा ए लिए, दूसरा सिरा हमारा क्या है, बी है, ठीक। जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या है, ए, जो हमारा एरिया है इसका, सामने वाले का वो क्या है, A1, और इसमें जो फ्लूइड है V1 वेलोसिटी से बह रहा है, ठीक है। और इसमें जो प्रेशर लग रहा है वो क्या है हमारा, P, पहले वाले एंड में। सिमिलरली दूसरे वाले एंड में, एंड बी में देखेंगे तो हमारा जो इसका एरिया है A2 है, V2 वेलोसिटी से कोई भी फ्लूइड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, और प्रेशर क्या है हमारा P2। एक का मुंडी H1 हाइट से है, जमीन से, और दूसरे का मुंडी कितना है, H2 हाइट से है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। ऐसा आप लिखेंगे तो कम से कम आंसर शीट में लिखेंगे तो
तो थोड़ा बहुत इतना पेज आपका बढ़ जाएगा, तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, फ्लूइड मतलब एक प्रकार का जिसमें डेंसिटी वाला होगा, डेंसिटी पार्ट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग तीनों एनर्जीज का जो ऐड करेंगे, तीनों एनर्जी को ऐड करने के बाद वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। वही हमारा क्या है, बर्नौली का प्रमेय। वैसे सिकुड़ के देख रही है, आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, तीनों की एनर्जी को ऐड करना है, कांस्टेंट बताना है ना। दाब ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, हाँ आपको वीडियो लेक्चर में दे जाएगा, टाइम हो गया ना। इसको वो करते हुए मत जाना ना, ठीक है, जगह दे दो भाई जाने के लिए इसको। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, प्रूफ में हम यहां से पहली वाली एनर्जी स्टार्ट कर रहे हैं, वो है हमारा क्या, प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी, ठीक है, प्रेशर एनर्जी में क्या लिए हैं हम लोग, P इज इक्वल टू, प्रेशर एनर्जी क्या है जी बताइए, P is equal to प्रेशर एनर्जी P फर्स्ट एंड के लिए क्या निकालेंगे, प्रेशर एनर्जी क्या आएगा, ये हम लोग ले रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से ले रहे हैं, क्या आएगा, पहले वाले यूनिट में क्या हो जाएगा जी, P1, और बताइए ये क्या हो जाएगा, इसके एरिया A1 और V1 इतना ही आएगा ना तीन, yes sir अभी निकाले यहाँ पास जी, हाँ प्रेशर इंटू एरिया इंटू जो वॉल्यूम नहीं है वो वेलोसिटी है, मतलब डिस्टेंस में आएगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एंड में हो गया, मतलब इसको बोल सकते हैं सिरा ए में, है ना, पॉइंट ए पर फर्स्ट एंड में फ्लूइड का अंदर की ओर जाना और एक सिरा से निकलेगा, भाई फ्लो तो ऐसी हो रहा है ना, इधर से जाएगा इधर से निकलेगा, तो ये इधर पॉइंट ए से एंटर कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। ठीक, ये फर्स्ट ए से क्या कर रहे हैं, वो एंटर कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा एनर्जी, P1 A1 और V2। ठीक है, सिमिलरली इसमें B पॉइंट पर क्या हो जाएगा, आउट होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ से आउट, फ्लूइड जो है आउट हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, P2 A2 V2, करेक्ट। yes sir अब हम लोग देखे हैं अभी पिछले लेक्चर में सातत्य समीकरण, है ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, क्या देखे हो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ continue कंटिन्यूटी। ठीक है, इसमें हम लोग देखे हैं क्या, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, दोनों का क्या होता है, इक्वल। ठीक है, और यदि हम इसको देखेंगे तो ये डेंसिटी का इक्वल होता है m अपॉन डी। क्या होता है, m अपॉन डी। ठीक है, तो m अपॉन डी होता है, तो इसकी वैल्यू आप चाहो तो डायरेक्ट रख सकते हो। ठीक, तो यहां पर वैल्यू रख दीजिए और प्रेशर डिफरेंस निकालिए, प्रेशर एनर्जी का डिफरेंस निकालिए, यही निकाला गया है उसमें, प्रेशर एनर्जी का डिफरेंस, भाई इस एंड में कितना है और उस एंड में कितना है, प्रेशर डिफरेंस होगा 100% होगा, भाई यहां से ज्यादा है यहां से कम होगा। ठीक है, तो P1 माइनस क्या करेंगे, P2, तो यहां पर क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, ये हमारा सिरा A हो गया, सिरा P हो गया। ठीक, तो यहां पर P1 इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, m अपॉन डी माइनस P2 m अपॉन डी। किसी को कुछ डाउट है इसमें, तो यहां से क्या कॉमन निकलेगा, P1 माइनस P2 m अपॉन डी, करेक्ट है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला पोर्शन क्लियर हुआ, ये हमारा निकल गया प्रेशर एनर्जी, इसको पोटेंशियल नहीं पढ़ोगे, ये क्या हमारा प्रेशर एनर्जी, करेक्ट है। यहाँ तक बहुत इजी है प्रूफ करना, देखिए ज्यादा कुछ नहीं किए, फर्स्ट एंड में लिए एंटर कितना कर रहा है, P1 A1 V1, आउट कितना हो रहा है, P2 A2 V2 हो रहा है आउट। ठीक है ना, फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएं, है ना, मास अपॉन ये इसका जो डेंसिटी का है,
ठीक है, इसको लगा के आप प्रेशर डिफरेंस निकाल दीजिए। अब हम देखेंगे किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, किसमें देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक लिया गया ना उसमें, हाँ, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, हाफ एम वी स्क्वायर। ये बहुत इजी है, मास तो सेम रहेगा, मतलब भाई जो हमारा फ्लूइड है उसका तो द्रव्यमान एक ही रहेगा, है ना, उसमें तो उसको 1 2 नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसकी वेलोसिटी में देखिए, यहाँ पर v1 लिया गया और ये v2, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ए के लिए जो एंटर करेगा, पॉइंट ए जो एंटर करेगा उसके लिए क्या हो जाएगा, हाफ एम v1 स्क्वायर। पॉइंट बी से आउट होगा, ठीक है, इसको इन इसको आउट, ठीक है, आउट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एम v2 स्क्वायर। फिर इसका जो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ए बी आउट माइनस ए इन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा कॉमन निकलेगा जी, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर हाफ m। करेक्ट है, कोई दिक्कत, चाहे हाफ को पहले लिखो, जो एक ही मतलब है ना, यहां तक क्लियर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हम बात करेंगे किसमें, पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पर इन करेगा, पॉइंट ए पर इन करेगा, वो कितना हो जाएगा, एकदम इजी, एम जी एच। अब देखो ए पॉइंट से एंटर कर रहे हैं, इसका हाइट क्या लिखा है, h1, g1 m1 नहीं करेंगे, ग्रेविटी इक्वल होगा सबके लिए, और m क्या हो जाएगा, मास सबके लिए इक्वल रहेगा, तो h1 बस को करेंगे, और b आउट क्या हो जाएगा, mgh2, mgh2। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फिर से आपका डिफरेंस निकालिए, b आउट माइनस ए इन। ठीक है, ये मेरे द्वारा बनाया गया है ना, मतलब आपको समझाने के लिए, आपके बुक में एकदम भारी भरकम शब्दों का उपयोग किया गया है। ठीक, लेकिन जहां से एंटर करेगा आउट करेगा, एंटर करेगा आउट करेगा। ठीक है, इससे क्या है, पहले वाले लेक्चर से इतना समझ गया ना, तो एक बार घर में और पढ़ोगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, किसी का मुंडी या पूंछ तो पकड़ा है, उसके बाद आदमी पूरा पढ़ता है। ठीक, यहां तक क्लियर है। तो बी आउट इज वॉट, mgh2 माइनस mgh1, क्या कॉमन हो जाएगा, mg। ठीक है, h2 माइनस h1। करेक्ट है यहां तक। अब बहुत अच्छा काम करना है, अब हमको लगाना है एनर्जी कंजर्वेशन का। ठीक, एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता है, यदि मैं काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा हूं तो पोटेंशियल एनर्जी डाउन होगा, पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी डाउन होगा। तो ऐसे करके ना एनर्जीज को इक्वल रखते जाना है। मतलब कई तो ऐसे पजल आता है जिसमें पानी को ऐसे फिल करने से फिर वो कम होता है, ज्यादा होता है, एक ऐसा कंडीशन आता है कि इक्विलिब्रियम में रहता है, एक का घटना एक का बढ़ना, एक का घटना एक का बढ़ना, और फाइनली ओवरऑल देखा जाए तो इक्वल ही रहता है, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है। तो इसको बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, जो उसमें हमारा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का लिखे हैं। ठीक, तो इसमें लगाएंगे हम लोग क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, क्या लिखा है आपकी बुक में भाई, बताइए उसमें किसको किसके इक्वल किए हैं, द्रव पर किया गया कुल कार्य बराबर द्रव की गतिज ऊर्जा में वृद्धि प्लस द्रव की। हाँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश मीडियम क्या है, अच्छा, another form of one देखो, ये है ना, कैसे ध्यान नहीं है, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया, इसके बाद ये है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नेटवर्क, क्या लिखा है, network done on the liquid is equals to नेटवर्क डन ऑन दी liquid
ऑन द लिक्विड is equals to gain in Ke, kinetic energy of liquid गेन इन काइनेटिक एनर्जी of liquid ऑफ, gain in potential and एक ही मतलब है, दोनों ऐड करेंगे, लिक्विड प्लस गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड। देखिए कंटिन्यू करते हैं इसको, इसको मिटा दें, इसको मिटा दे रहा हूं, इसको याद रखिएगा ना, मेरे को जगह कम पड़ रहा है। देखिए यहां से हम लोग ऊर्जा संरक्षण के नियम को ले रहे हैं, जिसमें क्या कर रहे हैं, तो फ्लूइड में अब टोटल कितना वर्क हुआ है इसको हम लोग कैसे पता करेंगे, तो इज इक्वल टू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में जितना वृद्धि हुआ है, और मतलब गतिज ऊर्जा में जितना वृद्धि हुआ है और स्थितिज ऊर्जा में जितना वृद्धि है उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, वो किसके इक्वल होगा, टोटल। ठीक, तो अब टोटल हमारा क्या निकाले हैं, डन, जो प्रेशर एनर्जी वाला था, प्रेशर एनर्जी के लिए क्या निकाले थे जी, ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये प्रेशर एनर्जी है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा P1 माइनस P2 और ये हो जाएगा m/T, करेक्ट, इज इक्वल टू, अब यहां पर हो जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड, काइनेटिक एनर्जी कहाँ है, हाँ ये हो जाएगा हाफ m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस mg H2 माइनस H1, यहां तक करेक्ट है इक्वेशन। देखिए अब इसको सेपरेट कीजिए, अच्छा मैं m को काट सकता हूं क्या एक साथ, यहां से m, यहां से m, यहां से m, और कुछ कटेगा क्या, नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा P1 माइनस P2 और D उधर लेके जाता हूं तो क्या हो जाएगा, हाफ D V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस DG H2 माइनस H1। हम लोग वर्क किस में कर रहे हैं, कांस्टेंट पर यूनिट वॉल्यूम पे, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन लिए ना, पर यूनिट वॉल्यूम के ही लिए हैं। ठीक है, ये पर यूनिट वॉल्यूम का है, तो अब इक्वल कीजिए, P1 को एक साइड कीजिए, P2 को एक साइड कीजिए, तो P1 एक साइड रखूंगा तो ये 1 वाला उठ के इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस हाफ D V1 स्क्वायर प्लस इसमें से H1 वाला टर्म आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, DH1 DGH1 जी इज इक्वल टू P2 उधर जाएगा तो P2 प्लस हाफ D V2 स्क्वायर प्लस DGH2। ठीक, तो ये दोनों साइड के लिए हमारा क्या है, इक्वेशन आ गया। ठीक, इसको ओवरऑल आप लिख सकते हो, जो हमारा प्रेशर एनर्जी है प्लस इसका जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है हाफ DV स्क्वायर प्लस DGH इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारा बर्नौली का प्रमेय प्रूव्ड। ठीक है, ठीक है, बर्नौली का प्रमेय यहाँ पर प्रूव्ड होता है, करेक्ट है, बहुत इजी है, बन जाएगा सबसे। कंटिन्यू करें, एप्लीकेशन पार्ट बचा हुआ है, एप्लीकेशन पार्ट में इसी में कंटिन्यू कर देते हैं। इससे अब ना एक रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, जैसे ही इसमें प्रेशर यानी स्पीड को बढ़ाऊंगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम होगा। ठीक है, इस रिलेशन को अच्छे से याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है किसका, बर्नौलीज थ्योरम का। बर्नौलीज थ्योरम में यही कंक्लूजन है कि जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, है ना, तो स्पीड क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम होता है। ये इस इक्वेशन से हमारा ये कंक्लूजन निकल रहा है। अब इसी के बेस से आपका बहुत सारे एग्जाम्पल्स बर्नौली का है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। 11th का फिजिक्स और 12th का फिजिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है जो हमारा फिजिक्स का है। ठीक है, जैसे आप अभी तक से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल पूछ देते हैं, रिफ्लेक्शन का पूछ देते हैं, रिफ्रैक्शन का पूछ देते हैं। ठीक है,
विवर्तन का पूछ देंगे, व्यतिकरण का पूछ देंगे, इंटरफेरेंस का पूछ देंगे। तो इसी प्रकार आपका बर्नौली का जो एप्लीकेशन पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इधर मिटा रहा हूँ 1 बाई 1। ठीक है, कौन कौन से हैं बता सकते हो आप लोग? एक तो है हमारा वेंचुरी मीटर, ठीक है, ठीक है। एक है हमारा वेंचुरी मीटर, स्प्रे जो करते हैं, है ना। लेकिन मैं एकदम डेली लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ एक्चुअल में है क्या। जैसे कि हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, तो हम खड़े हैं तो हमारा क्या है, एक प्रकार का जो सराउंडिंग में जो एयर है, जो प्रेशर है, ठीक है, वो हमको एकदम पीछे वाला हवा हमको ऐसे धकेल के रखा है, आगे वाला हवा भी हमको ऐसे धकेल के रखा है। इसी कारण हम लोग क्या है, इससे खड़े हो पा रहे हैं। ठीक है, सामने का प्रेशर यदि कम हुआ तो पीछे वाला हवा क्या करेगा, हमको ऐसे धकेलेगा, तो इसलिए हम लोग झुक जाते हैं। इसका बढ़िया एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ एक ट्रेन वाला। ठीक है, ट्रेन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। ट्रेन में क्या होता है, ऐसे प्लेटफॉर्म में खड़े हो आप, ठीक है, प्लेटफॉर्म में खड़े हो तो जब ट्रेन नहीं आ रहता है तो आराम से आप खड़े रहते हो। ठीक है, आराम से खड़े रहते हो। इसका मतलब क्या होता है कि दोनों साइड से आपका प्रेशर क्या है, इक्वल लग रहा है। प्रेशर लगा तभी आप क्या है, चुपचाप खड़े हो पा रहे हो। अब जैसे ही आप ट्रेन क्रॉस करेगा, ट्रेन एकदम आराम से थोड़ी आएगा, एकदम स्पीड से आता है। ठीक है, जहां स्पीड बढ़ा प्रेशर घटा। ठीक है, जैसे ही इस प्लेटफॉर्म में ट्रेन एंटर किया, प्लेटफॉर्म में ट्रेन एंटर किया तो इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड बढ़ गया। तो यहां पास इसके आसपास का जो प्रेशर है वो क्या हो गया, कम हो गया। प्रेशर कम होने से आदमी क्या है, उसकी ओर ऐसे मतलब खिंचा जाता है। ऐसे गांव के लोग कई बार बोलते हैं ट्रेन के पास मत जाने, ट्रेन में भूत रहता है, खींच लेता है करके। तो वहां पर कोई भूत वगैरह नहीं रहता है, वो बर्नौली का प्रिंसिपल है। ठीक है, बर्नौली के प्रिंसिपल के कारण प्रेशर घटा, सामने वाला जिस प्रेशर से आप एकदम बैलेंस करके खड़े हो, है ना, और वो स्पीड से आया तो उसके प्रेशर को क्या कर दिया, घटा दिया। प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटा और फटाक से वो आपको उसको उसकी ओर खींच लिया। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जो प्लेटफॉर्म में है रेल, जैसे ट्रेन आता है तो वहां पर नहीं खड़ा होना चाहिए करके। ठीक, सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारा भी टीना टप्पर वाला में कोचिंग चला रहे हैं। ठीक है, चल रहे ना माइक। ये टीना टप्पर वाले में कैमरा रहता तो घुमा देकर दिखाया रहता। ठीक है, ये जो हमारा टीना टप्पर वाला जो कोचिंग सेंटर चल रहा है, यहाँ पर भी बर्नौली का प्रिंसिपल, जैसे आंधी तूफान होता है, आंधी तूफान होता है तो आंधी तूफान में क्या होता है कि अभी आंधी तूफान नहीं आया है। ठीक है, इसके अंदर एक अलग प्रेशर है, इसके ऊपर में एक अलग प्रेशर, हवा एक जिसका वेग है वो बैलेंस करके रखा है, अंदर का भी बैलेंस करके रखा है। मान के चलो तेज आंधी आई है ना, ऊपर का हवा का स्पीड क्या है, ज्यादा। ठीक है, ऊपर की हवा का स्पीड क्या है, ज्यादा है। ये हमारा कोचिंग सेंटर है मान के चलो। ठीक है, ये कोचिंग सेंटर। ठीक है, यहाँ पर बना देते हैं फिजिक्स कोचिंग, घर बड़ा हो गया, घर बड़ा कर दो, कोचिंग क्लासेस, क्लासेस और बड़ा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर तुम लोग पूरा बैठे हुए मुंडे ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ये दिव्या है, ठीक है, ये ज्योति है, ठीक है, ये खुशबू है, ये बड़ी है, ठीक है, ये हिना छोटी है, ठीक है, साहिल है, फिर ठीक है थोड़ा हाइटेड है, और शैली है, ठीक है, उधर गोस्वामी जी है, ठीक है, और वो कौन है, पुष्पांजलि। ठीक है, पुष्पांजलि भी हाइटेड है, ठीक, हाइटेड बनाओ भाई, गलत हो जाएगा, नाराज हो जाएगी। ठीक है, और ये है तृप्ति, तृप्ति है, ये है पुष्पा है। ठीक है, पुष्पक, पुष्पक बहुत छोटा बनाओ, पुष्पक छोटा बनाओ, इससे पुष्पा छोटा है। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम है, क्या नाम है, राशि। ठीक है, इसका दांत बड़ा बना, दांत ऐसे ऐसे ऐसे।
ठीक है। और अक्षत, ठीक है। अब अक्षत कहाँ रहेगा? अक्षत सामने बैठा दो। अच्छा, ठीक है। अरे भाई दूसरा बनाओ ना। ये अक्षत है, ठीक है। अक्षत का आँख छोटा छोटा है, ठीक है, ये ऐसा। हाँ, और 2-3 लोग और नहीं आए हैं, उसको कहीं कहीं और बैठेंगे, ठीक है। वो तो मैं खंडाल। चलो अब इधर देखो, अब इसमें हम लोग समझ रहे हैं बर्नौली के प्रिंसिपल, बर्नौली का प्रिंसिपल समझ रहे हैं। जैसे ही आंधी तूफान यहाँ चलेगा ऊपर में, अब कॉन्सेप्ट समझो, हो गया हंसी मजाक, कॉन्सेप्ट को समझना है। यहाँ से तेज आंधी तूफान चल रहे हैं, मतलब इसकी वेलोसिटी, स्पीड क्या हो गया? बढ़ गया। ऊपर का स्पीड क्या हो गया? बढ़ गया। ऊपर का स्पीड बढ़ा यानी ऊपर का प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। प्रेशर कम हो गया तो अंदर में आजकल क्या होता है हमारे छत्तीसगढ़ में, यदि कोई झगड़ा लड़ाई हो रहा है, कुछ कुछ भयंकर हलचल मच रहा है, तो लोगों का आदत है कैसे झांक के देखने का, है ना? ऐसे झांक के देखने का आदत है। बर्नौली का जो प्रिंसिपल है वो इसी कॉन्सेप्ट पे है कि जो प्रेशर यदि इंक्रीज करूंगा तो स्पीड जो होता है डिक्रीज होता है ना? इसकी चाल को बढ़ाऊंगा तो उसका दाब क्या होता है? कम होगा। या दाब को कम करूंगा तो चाल बढ़ेगा। दोनों क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में यही चीज नियम होता है, यदि किसी घर में एकदम कोलाहल हो रहा है, भयंकर जोरों शोरों से गाली गलौज चल रहा है, तो बगल वाला क्या आदत है? चलो देखते हैं करके झांक के देखते हैं, ठीक है। झांक के देखते हैं, जैसे भी उसमें कुछ ऊपर नीचे हुआ तो झगड़ा करने वाला उसको भी लपेट लेता है। तो हम लोग को देख रहे हैं, तू भी आ इधर, तो सबूत बनेगी ना, तो सबूत बनेगी। अब हम लोग को देख लिए क्या क्या कर रहे हैं, देख पूरा गवाही देना, तुम ऐसा करके ना पूरा झगड़ा में उसको शामिल कर लेते। सेम टू सेम बर्नौली का प्रमेय। जैसे ही ऊपर का प्रेशर क्या हुआ? कम, ठीक है। ऊपर का प्रेशर क्या हो गया? कम, और नीचे का इक्वल है, यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। ये अंदर का प्रेशर क्या है? ज्यादा। अंदर का प्रेशर ज्यादा है तो ये क्या करेगा? ऊपर ऐसे झांक के रख देखेगा ऐसे, और जैसे अपने मुंडी ये वाला पल्ला से खोल करेगा, हवा अंदर घुस जाएगा और ये इसको उड़ा के ले जाएगा। खत्म कहानी फिर, ठीक है। ये हो गया हमारा बर्नौली का प्रिंसिपल, ठीक है। कई बार ये बोला जाता है कि ये वाला एग्जांपल समझ आया ना, नंबर 4, जो वायुयान का जो पंखा है, वायुयान का पंखा ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। तो उसका भी पीछे कारण क्या है? बर्नौली का प्रमेय, ठीक है। मतलब उसको हाई स्पीड यदि लेना है तो प्रेशर को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर फ्लैट होता है और यहाँ पर उभरा हुआ होता है। इसके पीछे क्या है? स्पीड को बढ़ाना है तो प्रेशर को क्या करना पड़ता है? कम करना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल है इसका। मैग्नस इफेक्ट है, ठीक है, उसको और अच्छे से बताऊंगा। मैग्नस इफेक्ट के बाद जैसे 2 जहाज हैं या 2 ट्रेनें हैं, एक और वो करते हैं एग्जाम्पल, दिखा। वो जो पेपर किया था ना उसको दे, फाड़ के रखा था उसको दिखा, हाँ उसको दे, ठीक। एकदम बढ़िया एग्जाम्पल, देखो उसको मत हिला, वीडियो चल रहा है ना। देखो ये बढ़िया एग्जाम्पल है, यहां पर प्रूफ करके दिखाते हैं। ये देखो, ये बेचारा ऐसी है तो ये ग्रेविटी के कारण क्या हो रहा है? नीचे आ गया है, ठीक है। अब मैं ऊपर ऐसे फूकूंगा तो ये ऊपर आ जाता है, ठीक है। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ये किसके कारण आता है? बर्नौली के प्रिंसिपल के कारण, ठीक है। तो इसमें जैसे फूकूंगा तो यहाँ पर जो प्रेशर है, यहाँ पर जो प्रेशर इसको अंदर की वजह से दबा के रखा है नीचे जी की वजह से, तो जैसे मैं इसको फूकूंगा तो बीच का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। प्रेशर कम होने से ये उसी डायरेक्शन में जाएगा। देखो आया, आ रहा है एचडी कर कैमरा में, ठीक है। अब मैं दोनों भी कर रहा हूं, दोनों को देखो, ठीक है। ये ऐसे हो गया अगल बगल, हो रहा है, प्रूव्ड बर्नौलीज प्रिंसिपल। समझ आ रहा है, ठीक है। कई बार जो पानी जहाज होता है, पानी जहाज चढ़ी है एक आध बार, नाव में चढ़ी, नाव में, वही तो पानी जहाज है, ठीक है। उसका नाम बदलेंगे। आज हर जगह बहुत सारे पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं? हर जगह नाम बदल रहे हैं। तो नाव का नाम बदल के हम लोग क्या रखेंगे? पानी जहाज, ठीक है, ताकि बच्चों को ना जल्दी से जल्दी समझ आए कोई भी एग्जाम्पल। तो उसमें बैठा के हम लोग हवाई जहाज, पानी जहाज में ले जाने के लिए बहुत समय लगेगा, मतलब पूरे इंडिया के आउटर में जाना पड़ेगा ना भाई। जैसे ये हमारा इंडिया है,
ठीक है, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है यार, ठीक है, ये हमारा इंडिया है और ये हमारा छत्तीसगढ़ है। अच्छा उसमें निकाल दियो। इस टाइप से इसका मुंडी इधर निकलता है ऐसे, ठीक है, एक गरियाबंद वाला है ना, ठीक है। तो हमको पानी जहाज में चढ़ना है तो इधर आना पड़ेगा, मुंबई आना पड़ेगा, गोवा आना पड़ेगा, उड़ीसा जाना पड़ेगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश जाना पड़ेगा। तो इधर ये अरब सागर है ना, इधर क्या है, ठीक है। मैं मुंबई गया था ना, तो ये मुंबई है ना जुहू वाला इलाका, तो यहाँ पास ऐसे खड़ा होकर मैं फोटो खींचा था, तो मैं स्टेटस जब लगाया था ना, तो क्या दिखाऊंगा ना, है ना, मुंबई फेसबुक में देखना उसमें। तो मुंबई में ने यहाँ पास सेल्फी लिया, ये अरब सागर, तो मैं क्या किया, फोटो लेने के बाद एक तरफ अरब सागर और दूसरी तरफ स्वयं सागर करके मेरा नाम भी है। मस्त स्टिकर बनाया था, ऐसे करके फोटो खींचा था। तो एक तरफ हमारा अरब सागर और दूसरी तरफ स्वयं सागर। चलो हम लोग कर रहे हैं, इसका एक आध और एग्जांपल देखते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है। पानी जहाज वाला बता रहे हैं, पानी जहाज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाह, भयंकर इंटेलिजेंट, ठीक है। शिप, 6 नंबर शिप में देखो, ये पानी जहाज ऐसे बना देते हैं, ठीक है, ये दूसरा पानी जहाज। दो पानी जहाज के बीच में क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए, है ना। डिस्टेंस नहीं होगा तो दोनों क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। इसके पीछे भी क्या है, बर्नौलिस का प्रिंसिपल। चाहे हम पानी जहाज की बात करें, चाहे 2 ट्रेन की बात करें, भाई 2 ट्रेन देखो, प्लेटफॉर्म में तो भले पास पास होता है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि आउटर में ट्रेन जो है बहुत स्पीड से चलता है और दोनों के पटरी का डिस्टेंस ज्यादा होता है। ज्यादा होने के पीछे कारण क्या है कि भाई पहले वाला ट्रेन उसके अगल बगल क्या होगा, उस स्पीड ज्यादा होगा, दोनों का क्या होगा, स्पीड ज्यादा होगा। स्पीड ज्यादा होगा मतलब उसके बगल में प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम लगेगा। और दोनों यदि पास पास है, स्पीड ज्यादा है, ठीक है, तो दोनों का प्रेशर इकट्ठा होकर क्या हो जाएगा, धड़ाम से। आ रहा है समझ में? सिमिलरली कॉन्सेप्ट यहाँ पर, जैसे ये पानी इधर फेंकेगा, ठीक है, ये दूरी है तो इसको मर्ज होने में टाइम लगेगा, मतलब दुर्घटना नहीं होगा। लेकिन पास पास है तो इसका पानी इसके ऊपर चढ़ जाएगा, इसका पानी इसके ऊपर चढ़ जाएगा, और ठीक है। यहां तक ये भी क्लियर है, ये वाला भी बता दिए। और क्या एग्जांपल बचा इसमें? ठीक है, फिर क्लोज करें। तो कैसा लगा क्लास आज का? है? ये क्या बोल रही है? चलो अब बताओ, कौन कहाँ पास है, बता सकते हैं यहाँ पर? पक्का? इसने अपने आप को मिटा दिया। ठीक है, स्टार्टिंग में आप फिर खली है, फिर कौन है धोती, फिर दिव्या, है? तेरा दूसरा ड्राइवर है, ठीक है। ये तेरा मुंडी है, ये हाथ पैर, ठीक है, और तेरे को ना सीधा स्वेटर पहना देते हैं, ये ले, ठीक है, स्वेटर पहना दे। चलिए क्लोज करते हैं। बढ़िया क्लास था, इसमें ओवरऑल ध्यान रखिएगा, स्पीड को बढ़ाऊंगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। बताने के लिए बहुत सारा है, लेकिन बर्नौलिस का प्रिंसिपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी हंसी मजाक हुआ उसको आप बगल कीजिए, लेकिन आपको एज इट इज बनना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एग्जाम्पल्स याद रखना चाहिए। ठीक, चलिए, थैंक यू क्लास।